हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन चूज करना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कौन कौन से ऑप्शन है ना ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसके लिए सही है। तो यहाँ पर दिया कि इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो कि है ना मार्केट में इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक सेंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए है, ए में बोला कि द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज। ठीक है, ये है क्योंकि गुड्स शुड बी सोल्ड एंड परचेज इन अ मार्केट। देन एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, तो वो अरेंजमेंट है, वो मार्केट है। देन अ शॉप वेयर गुड्स आर सोल्ड, तो दैट इज ऑल्सो अ मार्केट। एंड डी जो ऑप्शन है उसमें बोला ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये है ना सही ठहरता है क्या? ये सही ठहरता है, राइट? बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे ये जो है ये सारे के सारे तीनों के तीनों यहाँ पे कवर अप होते हैं। तो हमको यहाँ पे देखना है, अभी ऑप्शंस दिया है हमको यहाँ पर कि ए एंड बी ऑप्शन सही है क्या, बी एंड सी ऑप्शन सही है, या फिर ए बी सी ऑप्शन सही है, या फिर ओनली डी। तो यहाँ पे ना ओनली डी मतलब ऑल ऑफ द अबव ये सही ऑप्शन है, तो हमको है ना ओनली डी आंसर लिखना है। फोर्थ ऑप्शन जो है ओनली डी ये हमारा सही आंसर है फर्स्ट इसके लिए स्टेटमेंट के लिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के बेसिस पे हम जब क्लासिफाई करते हैं मार्केट्स को, तो लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, देन अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लोकल मार्केट एंड नेशनल मार्केट, फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो जो प्लेस के आधार पर जब हम बात करते हैं तो लोकल मार्केट हो गया, नेशनल मार्केट हो गया, इंटरनेशनल मार्केट। ये जो ए ऑप्शन है ये सही ठहरता है इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमको राइट ऑप्शन चूज करना है वो ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट है होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। कौन से मार्केट का फीचर है? फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोजेनियस मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, सेम, अलाइक, आइडेंटिकल। तो यहाँ पर मोनोपोली का है, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, या परफेक्ट कंपटीशन का है, या ओलिगोपोली का है। तो परफेक्ट कंपटीशन है वो मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे है ना बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और जो सेलर्स है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन ये जो सी ऑप्शन है ये सही है। तो हमको देखना है यहाँ पे कि ऑप्शन सी एंड डी, या ऑप्शन ए बी सी डी, या फिर ऑप्शन ए सी एंड डी और ओनली सी। तो यहाँ पे ओनली सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर्स आर प्राइस मेकर्स होते हैं, या फिर प्राइस टेकर्स होते हैं, या फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेटर्स होते हैं, नन ऑफ दीज। तो देखो प्राइस मेकर तो नहीं होते हैं क्योंकि उनको है ना अपने वो अपने हिसाब से प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो वो है ना जो परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एज प्राइस टेकर्स, दे आर नोन एज प्राइस टेकर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में है ए बी सी नहीं आएगा, ओनली बी ऑप्शन है जो वो सही ऑप्शन है। सी भी नहीं आएगा, ए एंड सी भी नहीं आएगा। तो ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ गिव द इकोनॉमिक टर्म। आपको इकोनॉमिक टर्म बताना है। तो यहाँ पे द मार्केट वेयर देर आर फ्यू सेलर्स, जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं, द मार्केट वेयर देर आर फ्यू सेलर्स, तो खाली थोड़े सेलर्स होते हैं तो वो ओलिगोपोली मार्केट होता है। दैट मार्केट इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली। एंड द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होता है। नाउ क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। नाउ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स, सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोला जाता है? तो उसे सेलिंग कॉस्ट बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट। नाउ नंबर ऑफ, यहाँ पे रेड इसमें मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, आप नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कौन से फर्म्स है जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं? तो है ना वो जो नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, दैट इज इंडस्ट्री। आपको चाहिए तो ये जो है ना, अगर आपको यहाँ पे डाउट हो
मतलब अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि भाई इसको इंडस्ट्री हम टर्म क्यों दे रहे हैं, तो ये जो आपका लास्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप है, आप देखोगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप है, वहां पर आप देखिए इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो ये उसी के वजह से यहाँ पे हमको इंडस्ट्री लिखना है, बिकॉज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सम और दी अदर आइडेंटिकल, तो वो इंडस्ट्रीज होते हैं, they are called as industry in economic term. Then charging different prices to different consumers for the same product or services, सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम सर्विसेज के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करने को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, वो किसके अंडर में होता है, जब ये ना मतलब द टर्म इज यूज्ड इज व्हाट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टर्म बोला जाता है। तो ये बेसिकली ये जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये अंडर द पर्सनल के अंडर में, जैसे डॉक्टर्स है ना वो चार्ज करते हैं डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स, तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंडर में ये आ जाता है, तो यहाँ पे हमको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लिखना है। नाउ कंप्लीट द कोरिलेशन कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए हम बोलते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है। तो व्हाट अबाउट बैरियर्स टू एंट्री, कहाँ पे एंट्री में बैरियर्स होती है, रुकावट कहाँ पे होती है, एंट्री के लिए रुकावट, एग्जिट के लिए रुकावट नहीं है, लेकिन एंट्री के लिए रुकावट कहाँ पे होती है, तो हमको लिखना है मोनोपोली, यहाँ पे आएगा जो करेक्ट टर्म आएगा वो आएगा मोनोपोली में बैरियर्स होता है एंट्री के लिए, क्योंकि ड्यू टू द किसके वजह से, रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू लीगल नेचुरल टेक्नोलॉजीज की वजह से, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते एंटर करने के लिए मार्केट में, राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स रिस्ट्रिक्ट। नाउ प्राइस मेकर किसे बोला जाता है, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर तो मोनोपोलिस्ट होता है, वो प्राइस मेकर होता है मोनोपोली, एंड जो प्राइस टेकर है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में आता है। तो यहाँ पे जो टर्म आपको लिखना है, जो वर्ड लिखना है वो परफेक्ट कंपटीशन लिखना है। देन सेलिंग प्राइस परफेक्ट कंपटीशन, सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल प्राइस होता है, सब सारे के सारे जो है ना सेलर्स उनको सिंगल प्राइस रखना पड़ता है, नहीं तो फिर उनको मार्केट से बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल होते हैं। देन डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, अलग अलग प्राइस, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस तो मोनोपोली के अंडर में आता है, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, अलग अलग प्राइस। नाउ फाइंड द ऑड वर्ड आउट, आपको ऑड शब्द है ना जो वो फाइंड आउट करना है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। तो सेलिंग कॉस्ट, फ्री गिफ्ट्स हो गया, सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है कि, तो फ्री गिफ्ट्स, क्योंकि देखो आपने भी देखा होगा फ्री सैंपल्स मिलते हैं हमको जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो टेस्ट के लिए हमको जैसे आइस कॉफीज एंड ये सब हम टेस्ट करने के लिए मॉल्स के बाहर हमको मिलते हैं, तो ये फ्री गिफ्ट्स हो गए। एडवर्टीजमेंट्स हो गया, एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स हो गए, देन विंडो डिस्प्ले हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे वाई मिसिंग है, तो डिस्प्ले हो गए, विंडो डिस्प्ले हो गए, तो ये तो सारे के सारे सेलिंग कॉस्ट के अंडर में आ जाते हैं। पेटेंट्स है, ये तो लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो ये पेटेंट्स है ना, ये ऑड वन आउट होगा यहाँ पर। द नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो है मोनोपोली हुआ, ओलिगोपोली हुआ, या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड हुआ मार्केट हुआ, या परफेक्ट कंपटीशन हुआ। तो कंपटीशन के बेसिस पे जब बात करते हैं हम, तो है ना मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये दोनों भी परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में आते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, तो ये तीनों के तीनों जो है कंपटीशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन ये मार्केट्स है। ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर ये टाइम के बेसिस पे है, तो ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है ये ऑड वन आउट हो गया। देन नेक्स्ट फीचर ऑफ मोनोपोली की कौन कौन से फीचर है, तो मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है, एंट्री बैरियर्स होते हैं, देन मेनी सेलर्स होते हैं क्या मोनोपोली में, लैक ऑफ सब्सटीट्यूट्स होता है। तो लैक ऑफ सब्सटीट्यूट्स होना मतलब क्या होता है कि कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, बंदे को उसी मोनोपोली से ही खरीदना पड़ता है सामान, नहीं तो टाटा बाय बाय, ऐसे ही खाली हाथ जाना होता है। तो यहाँ पे जो मेनी सेलर्स दिया है, मोनोपोली मार्केट में मेनी सेलर्स नहीं होते हैं, सिंगल सेलर होता है। मोनो मतलब सिंगल एंड पोली मतलब सेलर, तो सिंगल सेलर होता है, तो ये मेनी सेलर्स है ना, ये ऑड वन आउट हो गया यहाँ पे। ना लीगल मोनोपोली की बात करें तो लीगल मोनोपोली कौन कौन से हो गए, तो पेटेंट्स हो गया, ओपीईसी नहीं होगा, ओपीईसी यहाँ पर है ना करेक्ट ये नहीं है,
क्योंकि ये ओपीसी है जो ये तो वॉलेंट्री, ओपीसी जो है वो वॉलेंट्री मोनोपोली का एक एग्जाम्पल है, राइट। तो यहाँ पे जब हम लीगल की बात करते हैं तो लीगल में पेटेंट्स आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है। तो हमको ये जो है ना यहाँ पर पेटेंट कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क ये लीगल मोनोपोली के अंडर में आता है। ओपीसी है ना ये तो इट कम्स अंडर वॉलेंटरी मोनोपोली, जहाँ पर बहुत सारे मोनोपोलिस्ट है ना एक साथ आते हैं। क्या किस लिए एक साथ आते हैं? ताकि वो है ना अवॉइड कर सके जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है उसको अवॉइड कर सके। तो ये ओपीसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। तो ये तो वॉलेंट्री मोनोपोली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। आपको है ना ओलिगोपोली के फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। तो पहले आप लिखोगे ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देना है। तो यहाँ पे द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ओलिगो मतलब विच मीन्स फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, एंड पोली मतलब हमने पढ़ा है मोनोपोली में भी सेलर्स हो गया। तो यहाँ पे पोली विच मीन्स सेलर्स। नाउ इट इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स, कुछ फर्म्स होते हैं, फ्यू फर्म्स होते हैं, कुछ फर्म्स होते हैं मतलब सेलर्स होते हैं इन द मार्केट जो कि प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग ईदर अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, या तो वो है ना आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एक जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स को वो है ना अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, तो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोलीज आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला फीचर है फ्यू फर्म्स और सेलर्स। तो ये तो हमको यहाँ पे जो हमने मीनिंग हमको स्टडी किया हमने उसमें भी ये दिया हुआ इंट्रोडक्शन में कि भाई फ्यू सेलर्स होते हैं यहाँ पे। तो ये एक इसका फीचर हो गया। तो अंडर द ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स, एंड ये जो सेलर्स कुछ फर्म्स एंड और सेलर्स होते हैं, एंड ये जो फ्यू फर्म्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को, मतलब उनका कंट्रोल होता है मार्केट पे, एंड वो लोग अच्छा खासा है ना प्रॉफिट भी मतलब कंसिडरेबल कंट्रोल होता है उनका, एक अच्छा कंट्रोल होता है उनका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के प्राइस पर भी, क्योंकि कुछ ही सेलर्स होते हैं ना। परफेक्ट कंपटीशन के साथ बहुत सारे सेलर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे सेलर्स नहीं होते, बायर्स यहाँ पे बहुत होते हैं लेकिन सेलर्स कुछ होते हैं। नाउ इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे द सेलर हैज टू कॉशियस, और सेलर को कॉशियस रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू एनी एक्शन, कि अगर है ना कोई भी है ना जो बंदा उसका जो कॉम्पिटिटर है अगर वो कोई एक्शन ले रहा है, वो मान लो प्राइसेस को कम कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के, तो इसको भी फिर प्राइसेस को चेंज करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कम करने पड़ेंगे, रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंड सिंस देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, इफ एनी फर्म मेक्स द चेंज इन द प्राइस में चेंज करते हैं तो ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जो सारे के सारे जो फर्म्स है इंडस्ट्री में उनको दे ऑल्सो ट्राई टू फॉलो द सेम, वो भी है ना फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं ताकि वो है ना कंपटीशन को है ना बेयर कर सके। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए बंदे ने दूसरा जो कॉम्पिटिटर उसने प्राइस बहुत डाउन कर दिया और अगर ये बंदा प्राइस को कम नहीं करता है तो फिर है ना वो क्या होगा, वो मार्केट में खड़ा नहीं रह सकता है, फिर वो फेस नहीं कर पाएगा। फिर ना एडवर्टाइजिंग ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है ओलिगोपोली का। ओलिगोपोलिस्ट के हैंड में वो जितनी अच्छी एडवर्टाइज करने में, एडवर्टाइजमेंट देने में सक्षम होता है, एग्रेसिव होता है अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में तो वो है ना बहुत लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट मतलब वो कैप्चर कर सकता है, वो बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे बायर्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है। देन एंट्री बैरियर्स मतलब यहाँ पे है ना एंट्री के लिए बैरियर्स है, मतलब है ना रोक लग जाती है, कुछ गवर्नमेंट लाइसेंस होते हैं, पेटेंट्स होते हैं कॉपीराइट वगैरह लेने में, लेकिन एग्जिट के लिए यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। तो द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री व्हेनेवर इट वांट्स, जब भी जरूरत पड़े, बट हैज टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर्स, लेकिन उसको एंट्री बैरियर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट लाइसेंस पेटेंट्स वगैरह का जो बैरियर्स है वो आ जाता है, वो रुकावट आ जाती है बीच में। नाउ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे ना एक जैसे आइडेंटिकल फर्म्स नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि फर्म सारे के सारे बड़े फर्म्स है, ऐसा नहीं है, कुछ छोटे कुछ बड़े ऐसे फर्म्स होते हैं। तो द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, उनके साइज को लेकर द फर्म्स में भी स्मॉल हो सकते हैं या फिर है ना द फर्म्स में भी बिगर इन साइज, बड़ी फर्म्स भी हो सकते हैं। नाउ अनसर्टेनिटी,
तो देर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट, मतलब फैक्टर्स होते हैं जो है ना अनसर्टेनिटी है ना मार्केट में कभी भी ला सकते हैं, उनमें अनसर्टेनिटी होती है, फैक्टर्स में कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स, क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिटर्स का अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स होता है, तो उसके वजह से ना कब क्या हो जाए तो बता नहीं सकते हैं। तो इसमें जो कॉम्पिटिटर्स होता है या तो है ना वो क्या करेगा, आपके साथ कॉपरेट करेगा, नहीं तो वो है ना भी कॉपरेट करे, तो यहाँ पे है ना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फाइट के चांसेस हो सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी होती है। फीचर्स ये इसके फीचर्स हुए। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मोनोपोली। टाइप ऑफ कितने टाइप्स की मोनोपोलीज है वो हम स्टडी करेंगे। तो पहले तो हमको मीनिंग लिख लेना है भाई मोनोपोली क्या है। तो द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो से आया है जिसका मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल एंड पोली का मतलब होता है सेलर। नाउ मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देर इज ओनली वन सेलर, जहाँ पे ओनली एक सिंगल सेलर होता है जो कंट्रोल करता है पूरे एंटायर मार्केट को, होल मार्केट सप्लाई को वो कंट्रोल करता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं होता है। इसीलिए तो बोला जाता है मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है, प्राइस मेकर। अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन, इनका क्या कहना है कि मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म, सिंगल फर्म इसका मतलब है सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, जिनका है ना सप्लाई के ऊपर विच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होता है। नाउ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, जो नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स है वो फीचर्स है मोनोपोली मार्केट के। एक तो सिंगल सेलर, यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, तो इन मोनोपोली देर इज नो कॉम्पिटिशन एज देर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर और सेलर होता है, सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर होता है, बट द नंबर ऑफ बायर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं। नाउ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है यहाँ पर। देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब है ना आप है ना मतलब जैसे हम लोगों को अगर चाय पत्ती खरीदनी है, टी लीव्स, तो हम टी लीव चाय पत्ती हम है ना बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, हम कोई भी टाटा की हो, हम ब्रूक्स की हो, नेस्ले की हो, कॉफी वगैरह के भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, हम कोई भी ब्रांड है ना हमको क्लोज सब्सटीट्यूट मिलता है, हम खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें मोनोपोली में ना ब्रांड्स मतलब अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल ही नहीं रहता है, क्योंकि सेलर सिंगल सेलर होता है। देयरफॉर द बायर्स हैव नो चॉइस, तो यहाँ पे कोई बायर्स को मोनोपोलिस्ट उसमें है ना बायर को कोई चॉइस नहीं होता है, एंड दे हैव टू ईदर बाय द प्रोडक्ट, या तो उनको प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है मोनोपोली से, या फिर है ना उसको है ना बिना प्रोडक्ट खरीदे ही जाना पड़ता है। सो द क्रॉस इलास्टिसिटी जो है डिमांड की यहाँ पे वो जीरो है या फिर नेगेटिव होती है, जीरो नहीं तो नेगेटिव होती है, क्योंकि इसका कोई है ना सब्सटीट्यूट ही नहीं है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होती है, जब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है। नाउ नेक्स्ट इज बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पर भी बैरियर्स होते हैं एंट्री, मतलब जल्दी से आप एंटर नहीं कर सकते हो, एग्जिट करना हो कर सकते हो। एंट्री ऑफ द राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, किस वजह से, ड्यू टू लीगल नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से, रुकावटों की वजह से, एंड जिसकी वजह से ना कॉम्पिटिटर्स विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को एंटर करने में अलाउ नहीं हो पाता है, ड्यू टू द लीगल फॉर्मेलिटीज हो गए, नेचुरल टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। नाउ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, इनका कंप्लीट कंट्रोल होता है ऑफकोर्स, क्योंकि ये मोनोपोलिस्ट सिंगल सेलर है, बनाने वाला ये प्रोड्यूसर एज वेल एज सेलर ये खुद ही होता है मोनोपोलिस्ट। सो द मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट एंड ही इज द होल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि वो नॉट होल, सोल मतलब सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। नाउ प्राइस मेकर, जैसे मैंने आपसे कहा प्राइस मेकर, तो मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स, वो फिक्स कर सकता है द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर सकता है एज ही कंट्रोल्स द होल मार्केट सप्लाई, एंड मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, वो प्राइस मेकर होता है। नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो मोनोपोलिस्ट बिंग अ प्राइस मेकर होने की वजह से ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, वो अलग अलग प्राइस है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग डिफरेंट वेरिएशंस, वो डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइसेस है ना सेम प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से, भाई कैसा समय है, अगर अर्जेंसी में माल की जरूरत पड़ी, प्लेस के हिसाब से एक्सेट्रा। सो दस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो गया मोनोपोली मार्केट का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है, हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया कि स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन है आर प्रोवाइडेड, उनको है ना रेलवे टिकट्स के है ना कंसेशनल रेट्स पे मिलते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उन दोनों की अर्निंग नहीं होती है। वही अगर है ना जो यंगस्टर्स है जो है ना
सैलरीड पर्सन उनको है ना फुल पेमेंट करना होता है, लेकिन है ना स्टूडेंट्स को एंड सीनियर सिटीजन्स को कंसेशनल रेट्स पे मिलती है रेलवे टिकट्स ना। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म एंड इंडस्ट्री में कोई यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं होता है, बिकॉज अ मोनोपोलिस्ट होता है वो सोल सेलर होता है, वही प्रोड्यूसर होता है प्रोडक्ट का। सो अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। जो मोनोपोली फर्म होती है वो ही एक यहाँ पे खुद ही इंडस्ट्री भी होती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जर्व द टेबल। आपको टेबल ऑब्जर्व करना है एंड आंसर करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे दिया है प्राइस ऑफ बनाना पर डजन की रेट दी है इन रुपीज 10 रुपीज 20 30 40 50 एंड डिमांड इन डजन। डजन की डिमांड कितने डजन की डिमांड है, तो 10 रुपया जब प्राइस है तो 500 की डिमांड 500 डजन डिमांड है। देन 20 रुपया है तो 400 डजन, मतलब है ना डिमांड गिर गई। एंड जब 30 रुपीज है तो कितनी डिमांड होगी, 40 रुपीज है तो 200 की डिमांड होगी, एंड 50 रुपीज है तो कितने की डिमांड होगी। तो देखो हम देख रहे हैं कि जब है ना प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है कमोडिटी का 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, तो है ना जो डिमांड है वो केले के डजन्स की डिमांड है वो कम हो रही है, तो 500 से 400 आई और यहाँ पे 200 दिया। तो आपको क्या फिल करना होगा, एक टेक्निकली आप देखिए यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 200 है, तो आप है ना 400 से 200 के बीच का कोई भी है ना यहाँ पे नंबर ऑफ डजन मतलब डिमांड फिल कर सकते हो। और यहाँ पे है ना 200 से लास्ट इसमें ना 200 से कम आपको फिल करना है। देन सप्लाई इन डजन में आपको क्या करना है कि डिमांड उतनी हुई, अभी सप्लाई कितना हो रहा है, तो यहाँ पे ना सप्लाई 100 है और यहाँ पे सप्लाई 300 है, तो यहाँ पे आपको 100 से 300 के बीच का कोई भी, आप ना तो 100 लोगे ना 300 लोगे, आप 250 ले लो, आप है ना 200 ले लो, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन है ना आप है ना एग्जैक्टली 100 एंड 300 यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। ये आपको टेक्टिक है, आपको देखो किस तरीके से आप टेबल को फिल कर सकते हो, क्योंकि ये तो अपने मर्जी से, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सपोज किया है। तो मतलब जब है ना रेट बढ़ जाती है तो डिमांड है ना वो कम हो जाती है और सप्लाई क्या हो जाता है, सप्लाई भी यहाँ पे इस केस में सप्लाई भी क्या है कमी है। लेकिन जब डिमांड जब रेट और बढ़ रही है 30 रुपया हो रही है, तो यहाँ पे इक्वल हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो रही है और इसके बाद में ना आपकी जो सप्लाई है वो मोर हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अभी 300 से 500 के बीच का है ना डजन है ना आपको लेना होगा। जैसे आप 400 ले लो, आप 450 ले लो, आप 350 ले लो, तो यहाँ पे डिमांड है ना वो है ना आपकी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, फिर सॉरी डिमांड है ना सप्लाई से कम हो जाएगी। और जब 50 रुपीज हो जाता है तो आपका रेट है ना मतलब जो डिमांड है वो 200 से कम होनी है और जो सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको फिल करना था। तो आप कोई भी है ना कोई भी मतलब आप एक नंबर फिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको टेक्टिक क्या यूज करनी है, क्या आइडिया यूज करना है कि आपका यहाँ पे देखो 400 से 200 के बीच का, 400 भी छोड़ दो 200 भी छोड़ दो, उसके बीच का नंबर यहाँ पे आप फिल करोगे। बीच का मतलब कोई भी 300 ले लो, 350 ले लो, आप इस तरीके से इसको फिल करोगे। नाउ यहाँ पे आप है ना 200 से कम 150 ले लो, 100 ले लो, इस तरीके से आपको फिल करना है क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोला है और उसी के आधार पर फिर आपको उसका डायग्राम भी बना के देने बोला कि डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस। आपको इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द अबव शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। तो जो आप फिल करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फिल करके लिया कि 200, यहाँ पे मैंने 100 एंड 300 के बीच का 200 ले लिया, यहाँ पे 400 एंड 200 के बीच में मैंने 300 ले लिया, क्योंकि ये जो है ना प्लॉट करने के लिए इजी हो जाता है। हम 350 लेते तो वो फिर प्लॉटिंग में उतना हमको कंफर्टेबल नहीं लगता, मतलब मुझे कंफर्टेबल करने के लिए डायग्राम कर लेते लेकिन उतना मजा नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको है ना 300 लिया, फिर यहाँ पे 200 है तो मैंने यहाँ पे 100 ले लिया। तो ये हाइपोथेटिकल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। 300 से 500 है तो यहाँ पे 400 लेते हैं लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसी के आधार पर मैंने यहाँ पे ये डायग्राम है वो आप लोगों को दिया है, इसका प्रेजेंटेशन कि यहाँ पे 100 200 300 400 500 होता है, और जब 10 और 20 30 40 50 है तो इसका जो है ना इक्विलिब्रियम वो किस तरीके से आपको हर एक आपको प्लॉट करना है कि पहले आपका डिमांड है ना, जब भी आपका 50 रुपया है तो डिमांड है ना जो सप्लाई है मतलब जब 50 रुपया है तो कितना हो रहा है प्राइस, कितना 50 रुपया प्राइस हो रहा है, तो आपकी कितना आपका क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाइड है, तो यहाँ पर 100 यहाँ पे आ रहा है 100
इस तरीके से आपको इसको प्लॉट करके लेना है। जब ये है ना 10 रुपीज़ है तो आपकी डिमांड कितनी आ रही है 500। तो ये जो फर्स्ट है ना, देखिए ये फर्स्ट डिमांड आ रही है 500 एंड सप्लाई आ रहा है 100, तो यही प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डिमांड का प्लॉटिंग पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे 500 डिमांड एंड सप्लाई कितनी 100। और फिर जब है ना सब डिमांड 400 है तो सप्लाई 200, तो देखिए यहाँ पे अभी 200 के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्लॉटिंग पॉइंट मैंने नहीं दिखाया, यहाँ पे 200 के यहाँ पे आपका क्या 200 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका 400 का डिमांड का। तो इसके पॉइंट प्लॉट करने के बाद में आपको है ना डायग्राम बना लेना है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसका इक्विलिब्रियम, मतलब जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई आता है 30 रुपीज़ जब भी प्राइस होता है इसका 30 रुपीज़ जब प्राइस होता है। यहाँ पे केजी ना लेकर आपको है ना पर डजन लिख लेना है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे पर डजन लिख लेना है। यहाँ पे प्राइस इन रुपीज पर डजन, यहाँ पे पर डजन लिख लेना है। ये छोटा सा एरर आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ना मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है डजन, क्योंकि यहाँ पे हम बनाना का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? बनाना का। तो हमको यहाँ पे डजन्स में बनाना की बात हो रही भाई, डजन्स में लेना है आपको। तो हम यहाँ पे डजन्स में 500 डजन का क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड है। तो यहाँ पे भी आप है ना जरा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, पर केजी के बदले यहाँ पे आप डजन लिख लेना। तो इस तरीके से ये डायग्राम इस तरीके से आपको प्लॉट करते हुए बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन, तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा ताकि है ना आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे और फिर जल्दी इसके जो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम सम्स है वो भी हम सॉल्व करेंगे इंडेक्स नंबर्स के। अभी यहाँ पे आंसर इन डिटेल, तो आपको डिटेल में आंसर लिखना है। तो ये 8 मार्क्स के लिए आता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विथ इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर नंबर 7, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इज अ वेरी रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक इन नेचर है। यही है ना अभी मार्केट ज्यादा करके ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही है, जो करंट मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक ही है यहाँ पर। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो इन दिस मार्केट, ये जो मार्केट है इसमें देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कुछ तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स है एंड कुछ फीचर्स है ना वो मोनोपोली के हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मतलब बहुत सारे सेलर्स और मोनोपोली मतलब सिंगल। तो सिंगल ये कौन से बेसिस पे आ जाता है? तो इसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है, मतलब इसकी प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट आइडेंटिकल दिखेंगे लेकिन है ना वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स रहेंगे, उनमें कुछ ना कुछ है ना कुछ डिफरेंस रहेगा प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था, पॉइंट दिस कॉन्सेप्ट इन हिज बुक थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि बुक कभी पब्लिश हुई थी? तो 1933 में पब्लिश हुई थी। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स के बीच में कंपटीशन प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। वो लोग क्लोज सब्सटीट्यूट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो सोप्स, मार्केट में कितने सारे ब्रांड्स के सोप्स है, टूथपेस्ट है, कितने सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, लग्जरियस आइटम्स है, मोटर कार्स है। तो ये सब क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है, मतलब क्लोज सब्सटीट्यूट्स है बट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं है। तो वो होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अभी फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं कंपेरेटिव टू, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं परफेक्ट कंपटीशन तो उससे कम होते हैं। कंपेरेटिव टू परफेक्ट कंपटीशन लेस होते हैं, कंपेरेटिवली लेस होते हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन, ये रीजन की वजह से जो सेलर्स का बिहेवियर होता है वो मोनोपोली के जैसे होता है, लाइक अ मोनोपोली के जैसे होता है। नाउ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, हाँ बायर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। In this market there are fairly large number of buyers, इसीलिए नो सिंगल बायर, इसीलिए जो अकेला सिंगल बायर है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, मार्केट मतलब प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल डिमांड उसकी जो इंडिविजुअल डिमांड है इंडिविजुअल बंदे की, वो है ना प्राइस पे कोई असर नहीं डाल सकता है। नाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसका मेन फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, क्योंकि है ना यहाँ पे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, ब्रांड है, शेप है, डिजाइन है, कलर है, कंटेनर, पैकेजिंग वगैरह जो ट्रेडमार्क वगैरह होता है वो सब में वो अलग होता है ब्रांड नेम के हिसाब से।
तो वो अलग होने के वजह से यहाँ पर दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट, जो फर्म का प्रोडक्ट है वो क्लोज सब्सटीट्यूट होता है, लेकिन एंड इसकी वजह से उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है। जैसे कि हम मोबाइल हैंडसेट्स की बात करें तो ओप्पो का हो गया, आईफोन हो गया, कितने सारे वेराइटीज ऑफ मोबाइल फोन्स है। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया, तो कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, कितने सारे कॉफ़ी के ब्रांड्स है। तो ये वजह से उनकी है ना क्वालिटी, शेप, कलर, साइज, डिजाइन, उसकी वजह से उनमें डिफ्रेंसिएशन होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। देन फ्री एंट्री एग्जिट, यहाँ पे एंट्री के लिए भी रोक ठोक नहीं है तो एग्जिट के लिए भी नहीं है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम होती है एंट्री एग्जिट की। एंड दैट इज न्यू फर्म्स, नए फर्म है ना फ्रीली एंटर कर सकते हैं मार्केट में इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट देख रहे हैं, अगर वो है ना एक्सपेक्ट करे कि भाई प्रॉफिट होगा तो वो एंटर कर सकते हैं बिजनेस में। एंड सिमिलरली दे कैन इवन लीव द मार्केट इफ दे फाइंड एनी डिफिकल्टी, अगर वो फाइंड आउट करे कि भाई कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम लोग कब तक सर्वाइव कर पाएंगे, कब तक चलेगी हमारी गाड़ी ऐसे, तो वो एग्जिट भी कर सकते हैं मार्केट को। नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो सेलिंग कॉस्ट ऑफ पेक्यूलियर, ये है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ही रिलेटेड है मेनली। ये इसी पेक्यूलियर मतलब यहाँ पे जो है ना द कॉस्ट इनकर्ड, जो भी खर्चा होता है, फर्म जो भी खर्चा करती है डिमांड को ज़्यादा करने के लिए, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, टू क्रिएट मोर डिमांड, मतलब डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो खर्चे हैं फॉर इट्स प्रोडक्ट के लिए, तो ये सारे खर्चे है ना हम है ना इंक्रीज कर देते, ऐड कर देते हैं, एज अ सेलिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जिन कॉस्ट के वजह से वॉल्यूम है ना, जो सेल्स की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है, तो वो सारा है ना सेलिंग कॉस्ट के अंडर में आता है। जैसे इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट पे जो भी खर्चा हुआ, रेडियो एंड ऑडियो, जो रेडियो एंड ऑडियो, यहाँ पर जो रेडियो एंड ऑडियो में जो एडवर्टीजमेंट्स आप देखते होंगे ना, रेडियो में एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, सुनते हैं आप, सॉरी, एंड टेलीविजन पे जो भी एड आप देखते हैं, राइट, टेलीविजन पे जो भी एड्स आप देखते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे होर्डिंग्स देखते हैं आप, एग्जीबिशंस देखते हैं, एग्जीबिशंस में एडवर्टीजमेंट हो गया, विंडो डिस्प्ले है, ये सारे जो इसके पीछे जो खर्चे होते हैं, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स, तो ये सब है ना सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, और इसको है ना सेलिंग प्राइस में इंक्लूड किया जाता है, प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस में। नाउ क्लोज सब्सटीट्यूट्स, तो यहाँ पे इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल अलग अलग ब्रांड्स के सोप, जैसे किसी को लक्स पसंद है वो लक्स लेगा, किसी को डव पसंद है वो डव खरीद सकता है, किसी को है ना मार्गो का पसंद है मार्गो लेंगे, किसी को है ना मतलब अपने पतंजलि के पसंद है तो पतंजलि का ब्रांड चूज करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किसको क्या चाहिए, वो उस हिसाब से अपना है ना प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बहुत हाई होती है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, चैम्बरलिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वाला है ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आया इन अ प्लेस ऑफ इंडस्ट्री की जगह पे उन्होंने कहा भाई ग्रुप वाला वर्ड हमको यूज करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। चैम्बरलिन ने बोला क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब होता है द नंबर ऑफ फर्म्स, जो फर्म्स के नंबर ऑफ फर्म्स है वो है ना आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, और ग्रुप का मतलब होता है कि अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट वो है ना क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, उनके कलर में, उनके पैकेजिंग में डिफरेंसेस होता है, डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, देन ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। नाउ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मीनिंग विथ इट्स फीचर्स के साथ। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है भाई परफेक्ट कंपटीशन क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल, ये आइडियल है एंड इमेजिनरी है, ये जल्दी से आपको है ना ये एक्चुअल में ये मार्केट है ना आपको एक्चुअल में एग्जिस्टेड नहीं है आज के इसमें, तो है ना मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट है वही अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन व्हाट शी सेज कि परफेक्ट कंपटीशन क्या करता है, प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। जब परफेक्टली इलास्टिक होता है तभी है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन दिखाई देता है। Now, a perfectly competitive market is one in which the number of buyers, जो number of buyers and sellers होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं,
एंड ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, सारे के सारे जो बायर्स एंड सेलर्स है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस वो बाय करते हैं, परचेस सेल करते हैं। नाउ मोर ओवर बोथ बायर्स एंड सेलर्स पोजेस करते हैं, परफेक्ट नॉलेज होता है उनको मार्केट कंडीशंस का, इसीलिए यहाँ पे ना जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं। नाउ फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, तो जैसे कि हमने इसका जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और ईच सेलर जो हर एक सेलर है वो है ना मतलब वो है ना इग्नोर्ड रहता है इन द मार्केट, टोटल मार्केट में, इन द फॉर्म्स सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट, मतलब अगर आप अगर मार्केट छोड़ के चले गए तो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए है ना उसकी जो मार्केट प्राइस पे भी कोई इसका असर नहीं होता है। हेंस नन ऑफ देम इज इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, इसलिए वो कोई भी है ना इम्पैक्ट नहीं डाल सकते प्राइस पे, यहाँ पे वो प्राइस टेकर होते हैं। एंड सप्लाई इन द मार्केट, द सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, इसीलिए उनको प्राइस टेकर्स बोला जाता है अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नाउ नेक्स्ट है होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं, आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, साइज एक जैसी होगी, डिजाइन कलर सब एक जैसा, टेस्ट, तो ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, इसलिए वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में डिफरेंस है, देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। नाउ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट अवेलेबल है, तो देर आर नो बैरियर्स, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है एंट्री एंड एग्जिट पे, एनी फर्म कैन एंटर, कोई भी फर्म कभी भी एंटर कर सकती है, क्विट कर सकती है मार्केट में, को जब भी उनकी इच्छा हो तो छोड़ सकते हैं। अगर उनको प्रॉफिट अर्न करने की होप लग रही है तो मार्केट में एंटर करेंगे, और अगर उनको लग रहा है भाई लॉस की पॉसिबिलिटीज हो रही है तो मार्केट को छोड़ देंगे। नो सिंगल प्राइस की बात करें तो यहाँ पे है ना प्राइस टेकर्स होते हैं, यहाँ पे है ना जो डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो है ना सिंगल एंड यूनिफॉर्म प्राइस होता है, यहाँ पे सिंगल प्राइस ही होते हैं हर प्रोडक्ट के जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, टेस्ट के हिसाब से भी, साइज कलर हर तरीके से वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनकी जो प्राइस है वो भी सिंगल प्राइस होती है, नहीं तो बायर्स खरीदेंगे नहीं ना। Now, perfect knowledge of the market. The buyers and sellers possess a perfect knowledge about the market conditions. Every seller and buyer has the knowledge about price. हर एक buyer and seller को knowledge होता है प्राइस का, क्वालिटी का, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कि कहाँ से सप्लाई हो रहा है, क्या है, तो सारा नॉलेज होता है, कोई भी है ना यहाँ पे बुद्धू नहीं बना सकता है ना, वो बात है। Now, perfect mobility of factors of production. नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी जब जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, तो परफेक्टली मोबिलिटी, उनको फ्रीडम है, उनको देर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल, मतलब वो कभी भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, नॉट ओनली ज्योग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली, अगर उनको ऑक्यूपेशन अपना चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नाउ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे कुछ नहीं खर्चा नहीं लगता, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है प्राइस यूनिफॉर्म होते हैं, इसकी वजह से वी एज्यूम, हम यहाँ पे जस्ट एज्यूम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता ही नहीं है यहाँ पे, एंड दिस एजम्पशन इसी एजम्पशन की वजह से जो यूनिफॉर्मिटी होती है प्राइजेस में भी। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब यहाँ पे लेजेस फेयर पॉलिसी है ना, जो हमने फीचर्स मतलब ये की पॉइंट्स हमने पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में एडम स्मिथ के द्वारा दी गई डेफिनेशन में, तो उसमें लेजेस फेयर पॉलिसी मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में। इसका मतलब गवर्नमेंट कोई बीच में है ना रोड़ा नहीं डालेगी, गवर्नमेंट कोई रोक टोक नहीं करेगी, एकदम फ्रीली वो अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर नंबर 5 था फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने कवर अप किया, तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।